साल 2015 की बात है जब आरबीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। इंडिया के अलग अलग कोने से 10 एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ये लाइसेंस इशू किया गया था। तो दोस्तों आरबीआई का इस लाइसेंस को लाने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ सके। अब इंडिया में क्या हो रहा था कि जो बड़ी बैंक्स हैं उनकी प्रेजेंस रूरल एरियाज़ में काफ़ी कम थी, और जो छोटे किसान थे या छोटे बिजनेसेस थे उनको ये बैंक्स लोन नहीं देती थी। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए और इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये लाइसेंसेस इशू किए थे। अब दोस्तों आज यानी 2025 में इस बात को 10 साल पूरे हो चुके हैं और ये सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स साइज़ में काफ़ी बड़ी हो चुकी है। कुछ तो मिड साइज बैंक्स बन चुकी है और एक दो को तो जल्दी ही यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इंडिया की सभी 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, और उनको 10 अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे और एक रैंकिंग प्रिपेयर करेंगे, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ के लिए, प्लीज़ इसको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत देखना। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रोथ के साथ कि वो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो सबसे फास्ट रेट से ग्रो कर रही है। अब किसी भी बैंक में जो ग्रोथ रेट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रोथ देख के ही किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों हम ग्रोथ चेक करने के लिए 3 अलग अलग पैरामीटर्स चेक करेंगे। पहला है लोन बुक ग्रोथ, यानी लास्ट 5 ईयर्स में कितने % CAGR से बैंक ने अपनी लोन बुक को ग्रो किया है। दूसरा है डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक कितनी तेज़ी से अपने डिपॉजिट्स को रेस कर पाई है लास्ट 5 ईयर्स में। और तीसरा है प्रॉफिट ग्रोथ। दोस्तों हमने लास्ट 5 ईयर्स का डेटा इसलिए लिया है क्योंकि ये हमें एक बेटर पिक्चर दे सकता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो काफ़ी मुश्किल साल था सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, स्पेशली इनका जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए हमने लास्ट 5 ईयर्स का डेटा लिया है। दूसरी चीज़ ये कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मैंने सिर्फ 4 ईयर का डेटा लिया है, फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 में इस बैंक का मर्जर हुआ था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, तो ये नंबर्स कंपेरेबल नहीं होंगे। अब अगर मैं लोन बुक ग्रोथ देखूँ तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस लिस्ट में टॉप में निकल के आती है, क्योंकि इस बैंक ने लास्ट 5 ईयर्स में अपनी लोन बुक को 28.39% CAGR से ग्रो किया है। जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसने 17.81% से अपनी लोन बुक को ग्रो किया है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 8 में से 8 नंबर दूंगा, वेराज जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको मैं सिर्फ 1 नंबर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिपॉजिट ग्रोथ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें फिर से टॉप में निकल के आता है, जिसने 35.11% CAGR से अपने डिपॉजिट्स को ग्रो किया है। वेराज सबसे पुअर परफॉर्मेंस रहा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसकी ग्रोथ रेट 15% रही है। इसलिए मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 8 में से 8 नंबर दूंगा, वेराज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को 1 नंबर दूंगा। आप इसमें देख सकते हैं कि जो सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उन्होंने काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ रेट दिखाई है डिपॉजिट्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि 2015 से पहले इन बैंक्स को अलाउड नहीं था डिपॉजिट्स रेस करना। तो जैसे ही इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला और 2017-18 में इन्होंने अपनी बैंक सेटअप की, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी फास्ट रेट से अपने डिपॉजिट्स को सेटअप किया। नेक्स्ट पैरामीटर है प्रॉफिट ग्रोथ रेट। तो जैसा आप इस डेटा में देख सकते हैं कि जिस बैंक ने सबसे फास्ट रेट से अपने प्रॉफिट्स को ग्रो किया है वो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट 75.6% रही है। लेकिन दोस्तों आपको इस फिगर से मिसलीड नहीं होना है, क्योंकि ये जो बहुत सारी बैंक्स हैं वो एक तो लॉस मेकिंग थी 2018-19 में, या फिर इनके प्रॉफिट जो थे वो काफ़ी सप्रेस्ड थे, जिसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिख रहा है प्रॉफिट ग्रोथ रेट वो उसकी वजह से है। वेराज सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का, क्योंकि ये बैंक 5 साल पहले प्रॉफिटेबल थी, वेराज लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में ये बैंक लॉस में आ गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रॉफिट्स भी काफ़ी फास्ट रेट से डी ग्रो हुए हैं, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रॉफिट्स भी काफ़ी डी ग्रो हुए हैं। तो इसलिए मैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 8 में से 8 नंबर दूंगा, वेराज ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिर्फ 1 नंबर दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कम वेटेज दें, क्योंकि बहुत सारी जो बैंक्स हैं वो 5 साल पहले काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए उस टाइम पे इनके जो प्रॉफिट्स थे वो काफ़ी कम थे, इसलिए बेस इफेक्ट की वजह से ये जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई लग रही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एसेट क्वालिटी की ओर कि वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने सबसे बेस्ट अपने एसेट्स को मैनेज किया है। दोस्तों इसको चेक करने के लिए हम 3 चीज़ें फिर से चेक करेंगे। पहला है GNPA, दूसरा है नेट NPA और तीसरा है प्रोविजन कवरेज रेशो,
जो हमें ये बताता है कि बैंक ने अपने GNPS को कितना प्रोवाइड किया है ऑलरेडी, जिससे हमें ये पता चलता है कि बैंक को आगे जाकर कम प्रोविज़न करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसा आप इस डेटा में देख सकते हैं कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो सबसे कम GNPA है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, सिर्फ 2.2%। वेराज जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसके GNPA लेटेस्ट क्वार्टर में 9.4% पे पहुंच गए। सिमिलरली जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये तीनों ही बैंक्स काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। इनके GNPS जो है वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 8 में से 8 नंबर दूंगा। वेराज जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसलिए मैं इसको सिर्फ 1 नंबर दूंगा। अगर हम इन सारी बैंक्स को नेट NPS के टर्म्स में कंपेयर करें तो इसमें भी सबसे टॉप में निकल के आती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके जो नेट NPS है वो सिर्फ 0.5% के अराउंड थे। वेराज जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके नेट NPS सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5% के अराउंड। तो इसलिए मैंने इसमें भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 8 में से 8 नंबर दिए, वेराज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिर्फ 1 नंबर मिला है। तो दोस्तों ये हमें ये बताता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी एसेट क्वालिटी को काफ़ी सीरियसली लेती है और इसने बेस्ट तरीके से अपनी एसेट क्वालिटी को मैनेज किया है। अगर मैं PCR भी देखूँ तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का रहा है, जिसका PCR रेट 78% है। यानी अगर बैंक के 100 रुपये के GNPS है तो उसमें से 78 रुपीज़ बैंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है। वेरा जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके सिर्फ 37.7% PCR है। अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है कि अपनी लोन बुक पे CGMFU कवर लिया है, जो बेसिकली एक टाइप की इंश्योरेंस है, और अगर बैंक के GNPS 3% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये कवर उन्हें हेल्प करता है, इसलिए इनकी जो प्रोविजनिंग है वो आपको कम दिखेगी। तो इसमें भी मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 8 में से 8 नंबर दूंगा, वेरा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिर्फ 1 नंबर दूंगा। ये सारे जो कैलकुलेशंस है PCR के वो विदाउट टेक्निकल राइट ऑफ्स है। अगर टेक्निकल राइट ऑफ्स के साथ आप कैलकुलेट करें तो ये PCR रेशियो ज़्यादा दिख सकता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की तरफ, जो हमें ये बताता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है और वो कितना एग्रेसिवली आगे जाकर ग्रो कर सकता है। तो जिस बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होगा, उस बैंक में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करने की पोटेंशियल होगी। RBI का रूल ये कहता है कि सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिनिमम 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है। ये जो सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अच्छी चीज़ ये है कि इन सारे के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म से काफ़ी ऊपर है। इसमें टॉप में निकल के आता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 25.8% है। वेरा जो सबसे कम है वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसका 20.1% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 40% के भी ऊपर था। यानी ये बैंक जो है काफ़ी फास्ट रेट से अपने कैपिटल को कंज्यूम कर रही है। दोस्तों इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रिटर्न रेशियोज़ की ओर। इसमें हम लोग ROA और ROE देखेंगे, जो हमें ये बताते हैं कि बैंक कितना इफेक्टिवली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अपने एसेट्स पे और अपने जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं उनको यूज़ करके। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि रिटर्न रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने लास्ट 5 ईयर्स का डेटा लिया है और उसका एवरेज निकाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोन बुक था, और जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर होता है वो एक साइकिल में चलता है। कुछ साल उनके जो ROEs हैं वो 20% के भी ऊपर होते हैं और कुछ साल ये बैंक्स लॉस में होती है, इसलिए मैंने लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज लिया है। तो अगर मैं ROA देखूँ तो जिस बैंक की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही है और जो सबसे कंसिस्टेंट रही है बैंक, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका ROA 1.62% के अराउंड है। सेकेंड में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो भी थोड़ी बहुत कंसिस्टेंट रही है। बीच में ये लॉसेस में चली गई थी 2022-2023 में, लेकिन फिर इन्होंने शार्प रिबाउंड किया, तो इनका जो ROA है वो 1.45% है। फिर आता है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये काफ़ी टाइम तक लॉस मेकिंग थी और रिसेंटली ही प्रॉफिटेबल हुई है। इनके जो ROA है लास्ट 5 ईयर्स के वो ऑन एवरेज 0.56% रहे हैं, जो कि काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। इसलिए मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को 8 में से 8 नंबर दूंगा, वेरा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिर्फ 1 नंबर दूंगा। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज ROE देखें तो इसमें टॉप में निकल के आता है फिर से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने 14.08% ROE ऑन एवरेज जनरेट करी है पिछले 5 सालों में। वेरा जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसने 4% के नीचे ROE जनरेट करी है। दोस्तों जब भी आप किसी फाइनेंसिंग कंपनी को देखें और ये देखें कि उनकी जो ROE है वो उनके कॉस्ट ऑफ फंड से भी नीचे है, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ROE टर्म्स में क्योंकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे ज़्यादा रहा है एवरेज टर्म्स में, तो उसको मैं 8 में से 8 नंबर दूंगा और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिर्फ 1 नंबर दूंगा। अब दोस्तों इसमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक,
ये बहुत ही बड़े रेड फ्लैग्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब किसी भी बैंक के लिए उनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है वो 6 से 7% के बीच होता है। तो अगर वो उतना भी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपको ऐसी कंपनीज यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों लास्ट में हम लोग बढ़ते हैं वैल्यूएशंस की ओर कि वो कौन सा बैंक है जो सबसे सस्ता है और कौन सा सबसे एक्सपेंसिव है। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी बैंक सस्ता या एक्सपेंसिव बिना किसी रीज़न के नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बैंक है जिसने सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, उनके जो रिटर्न रेशियोज़ हैं वो सबसे अच्छा है, उनकी जो ग्रोथ रही है डिपॉजिट्स में या लोन बुक में वो सबसे बेस्ट रही है, उनकी जो एसेट क्वालिटी है उन्होंने सबसे बेस्ट तरीके से मैनेज किया है, तो ऐसी बैंक को यूजुअली हाई वैल्यूएशन मिलता है। वैरस अगर कोई बैंक चीपली अवेलेबल है तो उसके पीछे ये रीज़न है कि उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है और उनके जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको किसी बैंक में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है कि वो सस्ते में अवेलेबल है, क्योंकि जो ख़राब कंपनीज़ होती है वो सस्ते से और सस्ती हो जाती है, वैरस जो एक्सपेंसिव कंपनीज़ होती है उनमें आगे भी री रेटिंग होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं प्राइस टू बुक रेशियो के बेसिस पे कंपेयर करूँ इन सारी कंपनीज़ का वैल्यूएशन, तो बेस्ट बैंक जो निकल के आती है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है उसे 0.76 के अराउंड है। वैरस जो सबसे एक्सपेंसिव बैंक है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.51 के अराउंड है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बैंक ने सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और इनके जो सिक्योर्ड लोन्स है वो ऑलमोस्ट 92% ऑफ द लोन बुक है, इसलिए इस बैंक को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसलिए इस लिस्ट में मैंने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को 8 में से 8 नंबर दिया है, वैरस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 1 नंबर दिया है। और दोस्तों इन सारे 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर करने के बाद हमें एक फाइनल रैंकिंग मिलती है, जिसमें टॉप में निकल के आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एज एक्सपेक्टेड, जिसको 61 मार्क्स मिले। वैरस जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है वो है ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि जो नीचे की 3 बैंक्स हैं उनकी लेंडिंग प्रैक्टिसेस करंटली इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अगर इनको अवॉइड करें तो वो ही बेटर है। जो टॉप की 2-3 बैंक्स हैं वो बेस्ट है अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, और ये 3 बैंक्स ऐसी है जिन्होंने आरबीआई के पास यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। तो अगर इनको ये लाइसेंस मिल जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको रैंकिंग में कम इसलिए मिला है शायद क्योंकि इनके जो रिटर्न रेशियोज़ है वो इस पॉइंट पे कम है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। तो हमने इस बैंक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मैं इक्विटास बैंक की बात करूँ तो इनका जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। तो हो सकता है इस बैंक को रिकवर करने में थोड़ा और टाइम लग जाए, और क्योंकि इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिप्लीट हो चुका है तो इनको जल्दी कैपिटल रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन पसंद आया हो, जिसमें हमने इंडिया की जो 8 लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 10 अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर किया। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको 2021 में ही आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दिया और उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अब इस कंपनी के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बना चुके हैं जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में।